अमेरिकी सरकार को समझना है तो उसके संविधान को समझना होगा। ये एक तरह से अमेरिकी पावर का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस बेहद जरूरी दस्तावेज की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सब कुछ इन्हीं 3 शब्दों से शुरू होता है, वी द पीपल। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक मौलिक सिद्धांत की घोषणा कि सरकार अपनी शक्ति लोगों से लेती है, किसी राजा या तानाशाह से नहीं। यही है लोकप्रिय संप्रभुता की बुनियाद। तो यहीं पर वो सबसे बड़ी पहेली सामने आती है जिसे संविधान बनाने वालों ने सुलझाने की कोशिश की। एक ऐसी सरकार कैसे बनाई जाए जो देश चलाने के लिए तो काफी मजबूत हो, लेकिन इतनी भी मजबूत ना हो जाए कि वो लोगों की आजादी के लिए ही खतरा बन जाए। और यकीन मानिए, एक पूरे देश का ढांचा सिर्फ 7 आर्टिकल्स में समेट दिया गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसे जानबूझकर इतना छोटा और लचीला रखा गया था ताकि वक्त के साथ इसकी व्याख्या की जा सके, इसे नए हालात के हिसाब से ढाला जा सके। और शायद इसीलिए ये आज भी इतना रेलेवेंट है। जब हम इसकी तुलना भारत के संविधान से करते हैं तो ये फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ भारत का विस्तृत संविधान है और दूसरी तरफ अमेरिका का, जिसमें सिर्फ एक बुनियादी ढांचा दिया गया। फाउंडर्स का मानना था कि आने वाली पीढ़ियां अपनी जरूरतें के हिसाब से इसे खुद विस्तार देंगी। तो तानाशाही को रोकने का उनका समाधान क्या था? एक ऐसा आइडिया जो अपने समय के लिए बड़ा ही रेवोल्यूशनरी था। समाधान सीधा था, सारी की सारी शक्ति कभी भी एक जगह मत रखो, उसे बांट दो। तो ये शक्ति बंटी कैसे? 3 हिस्सों में। सबसे पहले है विधायी शाखा यानी विधायिका, जिसे हम अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इनका काम है देश के लिए कानून बनाना। फिर आती है कार्यकारी शाखा यानी कार्यपालिका। इसका काम है उन बनाए गए कानूनों को लागू करना। और इस शाखा के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जो सिर्फ नाम के नहीं बल्कि सरकार के असली प्रमुख होते हैं। और आखिर में आती है न्यायिक शाखा यानी न्यायपालिका। इसका काम है कानूनों की सही व्याख्या करना और न्याय सुनिश्चित करना। और इस सिस्टम के शिखर पर है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। इन तीनों शाखाओं को इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े आराम से काम करें, नहीं, बल्कि इन्हें जानबूझकर एक दूसरे के साथ एक निरंतर तनाव, एक खींचतान की स्थिति में रहने के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए देखते हैं कि ये खींचतान असल में काम कैसे करती है। मान लीजिए कांग्रेस ने एक बिल पास किया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब राष्ट्रपति उस बिल को वीटो करके रोक सकते हैं। लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मानती। अगर उसके पास 2/3 बहुमत है तो वो उस वीटो को भी खारिज कर सकती है। और इन सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सोचिए, एक कानून को बनने के लिए कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस खींचतान में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, पैसा। देश की तिजोरी की चाबी कांग्रेस के पास होती है। राष्ट्रपति उनकी मर्जी के बिना $1 भी खर्च नहीं कर सकते। ये कार्यपालिका की शक्ति पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। लेकिन राष्ट्रपति के पास भी अपनी ताकतें हैं। वो किसी भी कानून को अपने वीटो से रोक सकते हैं। और तो और, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, एक ऐसा फैसला जो आने वाले दशकों तक देश की न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। और मजे की बात तो ये है कि ये शक्ति का बंटवारा सिर्फ इन 3 शाखाओं तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी शक्ति बटी हुई है। सीनेट को अक्सर ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। क्यों? क्योंकि सीनेटर्स का कार्यकाल लंबा होता है और विदेश नीति जैसे बड़े बड़े मामलों में उनका दखल कहीं ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ ये जटिल सिस्टम आखिर चलता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो शक्ति के इस पूरे खेल को ऑर्गेनाइज करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान में इन पार्टियों का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। ये तो वक्त के साथ अपने आप उभरी ताकि सरकार की इन अलग अलग शाखाओं को जोड़ा जा सके और वोटर्स को पूरी व्यवस्था पर असर डालने का एक जरिया मिल सके। तो ये पार्टियां करती क्या हैं? इनका सबसे बड़ा काम है चुनावों को मुमकिन बनाना, लोकल लेवल से लेकर राष्ट्रपति तक। ये राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं ताकि शक्तियों के बंटवारे के बावजूद सरकार चल सके। और हाँ, ये अलग अलग विचारधाराओं को एक मंच देती हैं, जिससे लोगों के लिए नीतियां समझना और अपना पक्ष चुनना आसान हो जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लाता है। अमेरिकी संविधान कोई म्यूजियम में रखा पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बदलता कैसे है? 2 मुख्य तरीकों से। एक है औपचारिक तरीका, यानी संशोधनों के जरिए,
जिसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक तरीका, जो अदालती फैसलों, नए कानूनों और धीरे धीरे बनी परंपराओं से होता है। ये बात इस पूरे विचार को एकदम सही तरीके से बयां करती है। जैसे जैसे अमेरिका बदला, वैसे वैसे उसके संविधान के मायने भी बदलते गए। उसे एक आधुनिक सुपर पावर की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। और यहीं पे हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। 200 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। आज के इस दौर में जहां राजनीतिक मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं, क्या शक्ति का ये नाजुक संतुलन अभी भी बना हुआ है? क्या ये सिस्टम आज भी वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसके बनाने वालों ने कभी सोचा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।